जिस दिन खीर है या जिस दिन कढ़ी चावल है या पूरी सब्जी बन जाती है तो 3 से 4 तक का पहुंच जाता है, वो बैलेंस उसका पहुंच जाता है। 2,500 से 4,000 के बीच का मिनिमम डेली का बजट है यहाँ पर जी। जी, वो डेली का बजट है और उसी आधार पे हम लोग बजट को जो हमें डोनेट करते हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे जो भी हो, उसको बकायदे हम लोग एक स्लिप देते हैं और उनको बताते हैं और उनको आमंत्रित भी करते हैं कि आप आइए, अपने साथ में बैठ करके बच्चों के साथ में खाना भी खाइए और प्लस जो है अपने हाथ से बच्चों को खाना भी खिलाइए। महीने पहले मैंने नबार्ड टाइम्स में खबर पढ़ी थी कि दिल्ली पुलिस का एक सिपाही कश्मीरी गेट के आसपास में गरीब जो बच्चे हैं जो फुटपाथों पे रहते हैं उनको सड़क पे ही कहीं पे पढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं वो। इसी तरीके से मैंने खुद भी देखा है कि जो ईसाइयों के जो स्कूल होते हैं वहां पर भी अक्सर जो है वो इंग्लिश या कंप्यूटर का ज्ञान जे कॉलोनी के बच्चों को दे दिया जाता है। ऐसी कई जगह आप देखेंगे जहां पे गरीब बच्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार, गैर सरकार, कुछ पूंजीपति लोग बच्चों में पेंसिल, कॉपी, किताब बांटते हैं, कहीं कहीं खाना भी देकर आते हैं, कभी कभी स्कूल या अनाथ आश्रमों में खाना देकर जाते हैं। कई ऐसे संस्थान भी हैं जो बहुत कम फीस लेते हैं, जैसे कहीं पे अगर 2,000 फीस है तो 500 रुपए फीस लेके गरीब बच्चों को कंप्यूटर और इंग्लिश सिखाते हैं। इतनी सारी चीजें सिखाने के बाद में भी आप कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं नहीं देखे होंगे कि कहीं पर किन्हीं ने इन बच्चों को यह भी ध्यान रखा होगा इनका होमोग्लोबिन स्तर कितना है, इनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी, इनके खाने पीने का क्या हाल है। पढ़ाने को, कंप्यूटर ज्ञान देने को और शिक्षा देने की बातें और काम तो सरकार भी करती है, पूंजीपति भी करते हैं, पर इनके खाने की तरफ ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनके खाने का क्या हाल चाल है। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला को ध्यान में रखते हुए संत लाल वो शख्स है मेरी अपनी नजर में जिन्होंने ये ध्यान दिया यार हम पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो खाने पीने का इनका क्या है। तब इनके मन में एक आइडिया, विचार आया और एक दुख भरी बात भी मैं आपको बताऊंगा। संतलाल जी कैसे मन में आया कि इन बच्चों को खाना भी खिलाया जाए? खासकर जो हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने देखा है कि बच्चे जो है कोरोना काल के बाद तो बच्चों की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। जब हम लोग बात करते थे बच्चे के सुबह के बैच में बात किया कितने बच्चे खाना खा के आए हैं सुबह सुबह, तो पता चलता बच्चे खाना ही खा के नहीं आए हैं। एक दो बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं चाय पी के आ गए हैं या टोस्ट खा के आ गए हैं। इसी तरह जब दोपहर का बैच हुआ कि भाई सुबह से लेके आप तक शाम तक अभी दोपहर हो गई है, दोपहर के बैच में कितने बच्चे खाना के आए हैं, तो एक दो बच्चों का ही हाथ ऊपर जाता था। ये बहुत चिंताजनक बात थी। इसको ध्यान पे रखते हुए हमारे दिमाग में आया कि अगर बच्चा खाएगा आटा भी दे सकते हैं, सोयाबीन भी दे सकते हैं या मसाले या फ्रूट्स, फल जो भी आप देना चाहें, तो इन बच्चों को अगर दिया जाए तो मुझे लगता है उससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही जो ये है वो बच्चे हैं जो मतलब खरीद के आपकी मेरी तरह रेस्टोरेंट से खाना नहीं खा सकते, मोमोज और बर्गर नहीं खरीद सकते, पिज्जा नहीं ले सकते। इनको अगर एक वक्त की रोटी मिल जाए तो काफी है, वो काफी है। और ये बता रहे बच्चे नींव हैं, देश का भविष्य है और ये भविष्य तभी निखरेगा जब इनको बचपन में भरपूर भोजन मिलेगा, अंततः ये पूरी जिंदगी कुपोषण का शिकार रहेंगे। ये इस पूरे ध्येय को, इस मंत्र को साथ लेकर के पूरी टीम काम कर रही है और उसी तरह आप समाज से इनके लिए पिज्जा बर्गर नहीं मांग रहे, सिर्फ पौष्टिक आहार मांग रहे हैं, वो जो इनके शरीर को मजबूती और ताकत दे सके, जो ये पढ़ सके, ताकत दे सके। आप फ्रूट्स दे सकते हैं, आप इनके लिए फल भेज सकते हैं या आटा दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं, चावल, दाल, ये सारी चीजें आप उपलब्ध करवा सकते हैं। और अगर संभव हो सके तो चूंकि गैस क्योंकि लगती है खाना बनाने के लिए, कुक के लिए जरूरत होती है, उस तरह में थोड़ी बहुत जो आर्थिक सहायता होती है वो लेते हैं, बाकी सब चीजें हैं। और अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडार नहीं है। हम डेली का डेली कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं अगले दिन बच्चों के खाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप सबका प्रयास मिलेगा तो हर दिन खाना नियमित बनता रहेगा। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, मैं मानता हूं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इरादा करेंगे, सोच रहे होंगे आपको कुछ देने को। कैसे संपर्क कर सकते हैं वो दान देने के लिए? बिल्कुल, हमें जो है आप हमारा फोन नंबर है 9311124880, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी जो ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com, हम दोबारा बता दे रहे हैं saksham.del1@gmail.com, आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही जो है अगर सक्षम के तब जाके हम लोगों ने ये स्लोगन दिया कि बच्चा खाएगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो बढ़ेगा। इस मूल मंत्र को साथ लेकर के फिर हम लोगों ने एक आप सब लोगों के सहयोग से ये काम चालू किया है। इसमें कोई 5 किलो राशन दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई 1 किलो तेल दे रहा है, कोई 1 किलो चावल दे रहा है, कोई सोयाबीन दे रहा है। तो जो जितना दे सकता है उस आधार पे एक कम्युनिटी के का रिसोर्स है, एक आप जैसे लोगों की एक क्राउड फंडिंग को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से ये काम चालू किया गया है।
और प्रतिदिन 3 बैच का खाना यहाँ पे बनता है। मॉर्निंग में हो जाता है, दोपहर में 2 बजे के वाले बच्चे हो जाते हैं और शाम को 3:30 बजे का बैच जो आता है उनका, तो 3 बैच में खाना दिया जाता है और 200 बच्चों का प्रतिदिन भोजन यहाँ पे तैयार किया जाता है। हमारी रसोई है जहाँ पे बच्चों का बड़े सम्मान के साथ में इनको बैठाला जाता है, खिलाया जाता है और खिलाने के साथ साथ जो है इनकी पढ़ाई को, ताकि इनकी बाधित ना हो, तो पहले क्लास, फिर खाना, फिर क्लास, फिर खाना, इस तरह करके इनको भोजन दिया जाता है। और इसका एक क्योंकि हमारे पास खेल भी है और खेलेगा बच्चा, खाएगा तभी खेलेगा, क्योंकि खेलेगा तभी आगे कुछ कर पाएगा। तो वो सारी जो स्थितियां रही हैं उन स्थितियों को हम लोगों ने समेटा है और फिर बच्चे को भोजन देने का काम चालू किया है। बहुत बढ़िया। मैं आपको भोजन की झलक दिखाता हूँ, तो प्लेट देना मुझे। इसे पुलाव कहते हैं हमारी भाषा में। मेरे घर में भी दोपहर में ये अक्सर बनता रहता है। इसे चावल है और इसमें सोयाबीन की बड़ियां। सोयाबीन की बड़ियां मैं बता दूं, सोयाबीन की बड़ियां बड़ी पौष्टिक आहार होता है, बहुत ज्यादा शरीर को ताकत देने वाला होता है। मशरूम के बाद वाकई कुदरत ने कोई ताकतवर चीज पैदा करी है इस संसार में, तो ये सोयाबीन की बड़ियां है। ये चावल के साथ और साथ में अचार भी है जिसमें ये इन बच्चों को दिया जाता है। पकड़ो। लेकिन मुझ पे कृपा है, उसके बावजूद मैं बताता हूँ कि ये खाना जो ये बच्चे खा रहे हैं, खुद मेरे बच्चे भी यही खाना खाते हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। बहुत सारे मैंने ऐसे सरकारी अधिकारी देखे हैं, जो इंजीनियर देखे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी देखे हैं, जो अपनी तनख्वाह में से अलग अलग जगह पे परोपकार का काम करते हैं, पैसे देते हैं, कहीं कुछ ना कुछ दान पुण्य देते हैं। बुजुर्गों का आश्रम चलता है, वहां पे दिल्ली पुलिस के लोग खुद वहां पे अनाज राशन वगैरह देने आते हैं। आप अगर कोई भी पूंजीपति है, अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी में है, अगर आप किसी भी तरीके के एक ऐसे शख्स हैं जिसके मन में इच्छा है कि मैं सही जगह परोपकार में अपना पैसा खर्च करूं, अपना दान पुण्य का काम खर्च करूं, आप बेहिचक ये इन बच्चों को देखिए, इन सीधे साधे मासूम बच्चों को देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप में मनुष्यता जिंदा है तो इन बच्चों को देखकर आपको जरूर अंदर से ही एक इमोशन, एक भावना, एक जज्बा, एक दया महसूस हो रही होगी। ये बच्चे ये दया के लायक नहीं है, इनको आपका प्रेम चाहिए, इनको आपका समर्पण चाहिए। ये बच्चे जे कॉलोनी के बच्चे हैं, ये खाना खाना, इन बच्चों के माँ बाप सुबह ही दोनों काम पे चले जाते हैं। ये बेचारे बच्चों को सुबह चाय भी नहीं मिल पाती। आप और मैं सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं, रोटी, पराठा, अंडा, डबल रोटी, चाय, मक्खन। इन लोगों को बेचारों को ये भी नहीं मिल पाता। अगर आप एक 100 रुपया भी इनको देते हैं तो इनमें से 3 बच्चों को सुबह के वक्त एक अच्छा खाना मिल जाता है। अगर आप 5 रुपए भी देते हैं तो इनमें से एक बच्चे को अच्छा खाना मिल जाता है। अगर आप 2000 रुपए भी देते हो तो इनमें से ढेरों बच्चों को आपकी वजह से मिल जाता है। आप सरकारी अधिकारी हैं, आपको तनख्वाह मिलती है और आप सोचते हैं कि मैं अच्छी जगह चाहे 100 रुपए लगाओ, 5 रुपए, आप बेहिचक सक्षम में दे सकते हैं। आप एक पूंजीपति हैं और कोई एनजीओ चलाते हैं या कुछ भी है, आपके मन में विचार आ रहा है कि कहीं तो अच्छा, आप बेहिचक लगा सकते हैं। ताजा खबर इस बात की गारंटी देता है कि आपके परोपकार का पैसा वाकई अच्छी जगह लगेगा। लोगों का पैसा, अगर पैसा या राशन कुछ भी क्या क्या दे सकते हैं वो। देखिए, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, बस बना हुआ खाना नहीं हम लोग कराते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग ताजा खाना और सामने बनवा के खाना, पहले यहाँ के टीचर खाएंगे, जो बनाएगा रसोई में वो खाएगा, इसके बाद जाकर के फिर बच्चों को दिया जाता है। इसमें जो है जरूरी है कि आप अपना पैन नंबर और एड्रेस और फोन नंबर हमें उपलब्ध करवाएं, हम आपको अपने सक्षम का अकाउंट भी आपको उपलब्ध जो लोग सक्षम के दफ्तर में आके अगर डोनेट करना चाहें तो उनको इसके विषय वो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं आप खुद आएं, सामने बनवाएं और अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाएं। दर्शकों, सामने स्क्रीन के ऊपर आपको सक्षम एनजीओ का बारकोड भी नजर आ रहा है, सामने फोन नंबर भी नजर आ रहा है और ईमेल भी। आप इसको देखिए और जो आप दान डोनेट करना चाहे कर दिए। ताजा खबर लेकिन आपसे अनुरोध करेगा कि सक्षम का जो ऑफिस है शाहबाद डेयरी में, आप डायरेक्ट वहां पर जाएं। आप सुबह दोपहर जब आपको मौका मिले जाएं और जो भी सामान आप देना चाहते हो। ऑफिस के विषय बताइए, कैसे लोग यहाँ पहुंच सकते हैं, कहाँ पर है? देखिए, ये बहुत, अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो डायरेक्ट समयपुर बाजू मेट्रो स्टेशन है, वहां से उतरेंगे, आपको ई रिक्शे मिल जाएंगे और वो डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे यानी कि शाहबाद डेयरी छोड़ेंगे। शाहबाद डेयरी महाराणा प्रताप चौक में ही हमारा ऑफिस है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सबको पता है। साथ ही अगर आप गूगल मैप का यूज करना चाहते हैं तो सक्षम शाहबाद डेयरी अगर आप डालेंगे गूगल में तो गूगल में आ जाएगा यहाँ का ऑफिस का पूरा, और वो सीधा गेट पे ही गूगल का जो है वो खत्म होता है। तो आप आकर के सीधे शाहबाद डेयरी में किसी भी टाइम पे सेंटर में आ सकते हैं। थैंक यू। रसोई से शुरुआत करी गई है 100-200 बच्चों को खाना खिलाने की। छोटी सी सही तिरपाल लगा हुआ है, कम से कम प्रयास तो करा गया है किसी चीज के लिए में। ये आप सामने भोजन देख रहे हैं, ये पुलाव दिया जा रहा है इन बच्चों को, ये बच्चे आप देख रहे हैं। रसोई के विषय में बताइए। ये मीनू जी हैं, रसोई का पूरा काम देखती हैं, खासकर खाना बनाने का सुबह 8 बजे से ही चालू कर देती हैं और लगभग 10-11 बजे तक खाना बन के रेडी हो जाता है। और दूसरे टाइम का भी खाना इसी तरह, इसके बाद जैसे ही बच्चे खाना खत्म होगा तुरंत चालू हो जाएंगी।
खासकर रसोई में जो है इसका जो है जैसा जो चीज आती है तो जो छोटा सा स्टोर रूम है इसी में हम लोग रखते हैं, इस तरह का सामान रखते हैं। साथ ही पूरा क्लीन और साफ सुथरा रसोई होती है। दर्शकों एक बात मैं वाकई बता दूं, मैं साफ सफाई का वाकई बड़ा प्रशंसक हूं। मुझे ये कहने में आज नहीं, मैं अब जहाँ खड़ा हूं पूरा फर्श साफ सुथरा है। मेरे अपने घर के फर्श पे प्याज के टुकड़े, माचिस की तीलियां नजर आ जाते हैं, पर मुझे कहने में संकोच नहीं, यहाँ वाकई बड़ी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है जी। तो इस तरह करके पूरा किया जा रहा है। साथ ही जो है बच्चों के लिए पीने के लिए पानी का है, इसमें ये पानी की व्यवस्था जी, पानी है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, नॉर्मल पानी है, जैसा यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। और बच्चा आराम से अपने हाथ से आते हैं, अपने से लेते हैं और लेकर के बेड से भोजन करते हैं। बच्चों को एक वक्त में एक ही बार दिया जाता है या अगर दूसरी नहीं, बार भर पेट खाता है बच्चा, भर पेट खाएगा जब तक उसका पेट भर ना जाए अपने इच्छा से, और उतना ही लेता है जितना वो खा सके। धन्यवाद। तो हम में मौजूद है, आप देख रहे हैं ये बच्चे जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, इन बच्चों के खाने की व्यवस्था यहाँ करी जा रही है, पढ़ने की व्यवस्था, उनको कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था बहुत सी एनजीओ, बहुत से संस्थान करते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को खाना भी चाहिए होता है पढ़ाने के साथ साथ। इस पे आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं गया, इस पे ध्यान गया सक्षम एनजीओ का, संतलाल जी का। वाकई संत आदमी, आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। ये बच्चे अगर यहाँ पे भोजन न कर रहे हो तो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं बता दूं कि ये खाते नहीं, ये बाहर गलियों में कहीं खेल रहे होते हैं, कहीं अपने घर में बैठ के कहीं टीवी या मोबाइल या कुछ और देख कर रहे होते खेल कूद में, लेकिन भोजन बेचारों को नसीब नहीं होता। भोजन यहाँ पे सक्षम एनजीओ के द्वारा ही इन्हें दिया जा रहा है। संतलाल जी, अभी जो हम देख रहे हैं ये लगभग 70 के आसपास बच्चे हैं कि प्रतिदिन 200 बच्चे ग्रहण करते हैं भोजन, और ये 200 बच्चे बैच वाइज बैच आते हैं। जैसे अभी लगभग 70 बच्चे हैं, इसी तरह शाम को जो है अभी दोपहर के बैच में आ जाएंगे। अच्छा। वो भी लगभग जो है 45-40 बच्चे होते हैं। इसके बाद बाकी बच्चे जो है थर्ड बैच में आते हैं। तो 3 बैच में होते हैं, 3 बैच की क्लासेस होती हैं। जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो 2 बजे के लगभग वो भी आते हैं। अच्छा। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो आकर के यहाँ खाना खा के सीधे फिर ग्राउंड के लिए तरफ जाते हैं। स्पोर्ट्स के बच्चे भी यहाँ पे खाना खाते हैं फिर खेलने की प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल, पहले खाना खाएंगे, इसके बाद जाके ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। इस तरह टोटल मिला के कितने बच्चे लगभग यहाँ पे रोजाना खाना खाते हैं? 200 बच्चे प्रतिदिन का इनका खाना यहाँ पे बनता है। और लगभग, हालांकि ये एक अनौपचारिक प्रश्न है, कितना लगभग एक दिन के अंदर खर्चा एनजीओ का हो जाता है 200 बच्चों को भोजन कराने में? देखिए, ये खाने के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर हम जैसे आज का खाना है तो लगभग ये है 2500 रुपए तक का जो है एक दिन का लगभग। संतलाल जी बताना कि लगभग 2.5 से देखना क्या है। कबीरलाल ने कहा है कि जिस मनुष्य के मन में मासूम बच्चे को देखकर भावना ना उमड़े वह मनुष्य नहीं पत्थर है। आप इन मासूम बच्चों को देखिए, आप इन सीधे साधे भोले छोटे छोटे बच्चों को देखिए। हो सकता है आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फैमिली फ्रेंड में भी कोई ऐसी तरीके से बच्चे हो। ये बच्चे फिलहाल शाहबाद डेयरी के हैं, हम इस समय शाहबाद डेयरी में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं ये टीचर महोदया यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाई करवा रही है। किन्हीं कारणवश ये बच्चे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल नहीं जा सके, तो इस वजह से सक्षम एनजीओ ने बीड़ा उठाया इन बच्चों को शिक्षित करने का, इन बच्चों को अक्षर ज्ञान देने का। ये मैडम जो यहाँ मौजूद है इन बच्चों को लंबे समय से अक्षर ज्ञान देने में लगी। आइए मैडम, क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम आयशा है। आयशा जी, कितने समय से ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं अलग अलग? ये 3 बैचों में आते हैं। वैसे तो इन्हें काफी समय हो चुका है, मतलब फिलहाल कितने बच्चे हैं? इस क्लास में टोटल 75 बच्चे हैं। बैच वाइज आते हैं। मॉर्निंग बैच इनका चलता है सुबह 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। उस बैच में 25 बच्चे होते हैं। दोपहर में 2 बजे से 3:30 बजे तक उसमें 25 बच्चे हैं। फिर 3:30 से 4:30 बजे तक है, उसमें 25 बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये बच्चे मतलब स्कूल गोइंग बच्चे हैं या फिर ये पहले अपने घरों में ऐसे चलते रहते थे। जो ड्रॉप आउट बच्चे और नेबरहीन बच्चे हैं, इन्हें अच्छा। हमने कम्युनिटी में जाके सर्च किया। जब हमें पता चला कि ये स्कूल नहीं जाते हैं और इनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूटी हुई है, इन्हें यहाँ लाके इनका बेसिक मजबूत किया। जैसे आप देखते हैं हम डिजिटल वगैरह से करा रहे, उसके बाद इनका स्कूल में एडमिशन कराया। तो ये अभी बच्चे जितने भी हैं सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो टीवी की वजह से या अपने माँ बाप की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, गलियों में इधर उधर खेल कूद के समय बिता रहे थे। इनके माँ बाप काम पे चले जाते थे और दिन भर गलियों में रहते थे। आपकी एनजीओ और आप लोगों ने इन्हें ढूंढा और इनको मतलब शिक्षित करा और स्कूल में दाखिले जैसी योजना प्रोविजन भी आगे करा।
थैंक यू। ये बच्चे सक्षम एनजीओ में हैं। यहाँ पे ना सिर्फ इन बच्चों को तलाशा गया, अलग अलग जगह से किसी कारणवश ये स्कूल नहीं जा पा रहे थे, गलियों में खेल कूद रहे थे, तो सक्षम एनजीओ ने इन्हें ढूंढा और इनका अक्षर ज्ञान करवाने के बाद स्कूलों में एडमिशन भी करवाया और अब एक्स्ट्रा पढ़ाई भी यहाँ पर हो रही है। आइए अब हम आपको आगे राजीव गांधी अपने समय में एक बात कहते थे कि खाली अक्षर ज्ञान से ही गुजारा नहीं चलने वाला, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को कंप्यूटर ज्ञान भी लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए सक्षम एनजीओ उस तरफ अक्षर ज्ञान करवाने के साथ साथ यहाँ पर इन बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान भी करवाती है। यहाँ ये बच्चे बैठे हुए, सामने हमारे डेस्कटॉप लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, यहाँ पे ये बच्चे कंप्यूटर ज्ञान हासिल कर रहे हैं। ये मैडम है जो इनको कंप्यूटर ज्ञान देने में सफल है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेनू है। रेनू जी, यहाँ पे ये बच्चे कंप्यूटर कब से सीख रहे हैं और कितने समय तक सीखते हैं? इनका टाइमिंग होता है 1.5 घंटे का टाइम होता है और अभी इनको 1 महीना हो गया है, तो अभी वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं लोग। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल टाइप के बच्चे, और यहाँ पे आप लोग इन्हें कंप्यूटर भी सिखाते हैं? जी, और इनको ना फायदा ये भी हो जाता है कि जैसे स्कूल में ज्यादा टाइम नहीं देते प्रैक्टिकल के लिए, टाइम नहीं मिल पाता, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और इनका स्कूल का भी जो भी वर्क होता है, जो सर्च नहीं कर पाते, इनके पास फोन नहीं होता, नेट नहीं होता, तो यहाँ पे सर्च करते, एग्जाम की तैयारी भी करते, तो इससे इनके मार्क्स भी अच्छा है। फिलहाल कितने बच्चे इस क्लास में सुबह से शाम तक पढ़ते हैं? हाँ, मेरे पास 30 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब 3-3 महीने का कोर्स होता है, 30-30 बच्चे आ जाते हैं, तो 100 बच्चे ईयर में हो जाते हैं। सवाल रेणु जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये शाबाद डेयरी जैसे इलाके के बच्चे हैं और इन सबके माँ बाप कामकाजी माँ बाप हैं, छोटे मोटे लघु उद्योग करते हैं, तो क्या इन बच्चों से किसी प्रकार की, जैसे रोहिणी और पीतमपुरा जैसे इलाकों में मोटी फीस ली जाती है, इनसे कोई फीसें ली जाती है? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है और जितने भी यहाँ पे 50-60 रुपया भी नहीं लिया जाता है एक भी नहीं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और कितने घंटे ये बच्चे यहाँ सीखते हैं? 2017 से मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है मैंने, तो अभी तक तो कोई फीस नहीं ली। क्या बात है, बहुत दिल खुश कर दिया आपने। प्राइवेट स्कूलों की जब धारणा बनी तो मतलब यही था कि सिर्फ हिंदी ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, इंग्लिश ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश ज्ञान को ध्यान रखते हुए आपने देखा कि उधर बच्चों को हिंदी ज्ञान दिया जा रहा है, कक्षा जनित पढ़ाई कराई जा रही है, उधर कंप्यूटर ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ जब हम इस क्लास में मौजूद है, यहाँ बच्चों को स्पोकन इंग्लिश सिखाई जा रही है, यहाँ पे इंग्लिश सिखाई जा रही है। अब आने वाले युग में या वर्तमान समय में इंग्लिश एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई है। ये मैडम है जो इन बच्चों को ज्ञान कराती है। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम जी, सक्षम में कितने बच्चों को फिलहाल यहाँ पे इंग्लिश सिखाई जा रही है? Actually, I have total 50 students. Yeah. And in English session, in morning session I have 35 and afternoon I have 25 students. मैडम कह रही हैं कि सुबह की शिफ्ट में इनके पास 20 बच्चे होते हैं और शाम की शिफ्ट में 25 बच्चे होते हैं। मैडम बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो दीज ऑल आर स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़ते हैं, और यहाँ पर आप लोग उनको Free education. या And they all are from 7th standard, 8th standard and 9th standard. 8वीं और 7वीं क्लास के बच्चे हैं जिनको यहाँ पे इस तरीके का ज्ञान दिया जाता है। आप किसी भी पीतमपुरा, पंजाबी बाग या कहीं पर भी नागलोई जैसे इलाके में चले जाए, वहां पे ढेर सारे इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है जो काफी मिडिल क्लास या अपर क्लास टाइप की फीस लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं, पूछते हैं मैडम से कि यहाँ क्या फीस है। मैडम, ये शाबाद डेयरी के बच्चे हैं और इनके माँ बाप ज्यादातर कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, इनको इंग्लिश सिखाने के नाम पे क्या फीस ली So जाती है? actually we are not taking any fees with them. जी। They are a totally free course. Spoken English course is totally free for them. So they are taking all the classes of spoken English. आप अपने घर में जहां भी बैठे हो, ऑफिस में, और ये न्यूज देख रहा हूं, तो सच में आपको अपनी सीट से उठकर सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए सक्षम एनजीओ को। इन बच्चों से इंग्लिश सिखाने के नाम पे कोई फीस नहीं ली जा रही है और निःशुल्क किया जाता है। इन सारे कामों का दायित्व बैठता है संत लाल जी से। सक्षम एनजीओ के प्रेसिडेंट है, और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने जीवन में जितने भी लोगों से मिला हूं जो अच्छे परोपकारी लोग हैं, ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है। मैंने ऐसा सही में इंसान नहीं देखा। अच्छी जगह पे बढ़िया एनजीओ खोल के बढ़िया एसी वाला एसी लगा लोगों के काम करना तो अलग बात है, लोग करते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन गरीबों की बस्ती में गरीबों को बच्चों को उठा के काम करने वाले निहायत ही कम देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक ये है। मुझे सच में आपसे मिलकर संतलाल जी वाकई बड़ा अच्छा लगा। मतलब मैं सच में बच्चों से बड़ा प्यार, कोई ऐसा सज्जन आदमी नहीं लग रहा है। कैसे मन में विचार आया कि बच्चों को लेकर प्रोजेक्ट शुरू हुआ? और सबसे मेन बात यह है कि कहते हैं समस्या ही आविष्कार की जननी होती है। तो जो खुद समस्याओं से जूझ रहा हो या जूझा हो, उसे निश्चित तौर पे काम करने की इच्छा जाहिर होती है।
और उसी का एक परिणाम है कि मैं भी यूपी का पाठा क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैंने इन सारी समस्याओं को जूझा है, देखा है। और जहां तक दिल्ली के जिस क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, ये भी दिल्ली के देश के अलग अलग प्रदेश से आए हुए बच्चे हैं, लोग हैं, उनके बच्चे हैं, खासकर ड्रॉप आउट हैं, जो नेवर बीन बच्चे हैं, जो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, वो बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अब कोरोना काल के बाद तो जो है बहुत बुरी स्थिति हो गई है स्कूलों के भी और कॉलेजों को भी। उस आधार पर उन बच्चों को कैसे मुफ्त दिशा दिया जाए। यहाँ पे 3-4 प्रकार की क्लासें होती हैं। सबसे पहली क्लास होती है, वो बच्चा होता है जो 6 से यानी 6 से 14 ईयर का होता है, वो चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर है, उसके सहयोग जो उसमें पढ़ने जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वो 14 साल हो जाता है तो उसको जो है डिजिटल लर्निंग सेंटर में भेजा जाता है, कंप्यूटर के लिए भेजा जाता है। साथ ही जो है उसकी, ताकि उसमें और बेहतर बने, इसके लिए स्पोकन इंग्लिश जो है, तो इंग्लिश का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो उसकी पढ़ाई हो जाती है। इसके साथ ही 9 to 12 के जो बच्चे हैं, वो अभी बैच में, अगले बैच में आएंगे, तो उन बच्चों को अलग से क्लास दी जाती है, क्योंकि उनका सिलेबस कमजोर ना हो, वो 10th में फेल ना हो पाए, वो 12th में फेल ना हो पाए। तो 9 to 12 के जो बच्चों का क्लास है, उस तरह के 4 बैच अलग चलते हैं। तो इस तरह पूरी दिल्ली में लगभग हमारे चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर और आशा सेंटर को मिला करके लगभग जो है 25 ऐसे सेंटर हमारे पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। साथ ही जो है डिजिटल लर्निंग सेंटर एक है, लेकिन बाकी जो है जो 9 to 12 की क्लासें हैं, वो अलग 4 क्लासें चल रही हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खासकर क्रिकेट और कबड्डी को लेकर के 4 फील्ड है। इस तरह कुल मिला के लगभग पूरी दिल्ली में 30 ऐसी कम्युनिटी है, क्षेत्र है, जहाँ पर हम लोग बच्चों के काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रोटेक्शन का मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा है प्रोटेक्शन का। चाहे वो शौचालय की डिमांड की बात हो, तो वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि लोग कर पा रहे हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, तो वो भी प्रोटेक्शन से, क्योंकि क्रिकेट खिलाना हमारा शौक नहीं है और ना ही हम ये वो करते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कि वो नेशनल प्लेयर बन ही जाएगा। लेकिन जो लड़कियां जलाई जा रही हैं, जो लड़कियां सताई जा रही हैं, जिन लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, जिन लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, जिन लड़कियों का अपहरण हो रहा है, उन लड़कियों की आवाज है स्पोर्ट्स और उन्हीं लड़कियों की आवाज है सक्षम के सारे काम। तो ये सारे काम मुख्य रूप से लड़कियों को, बच्चों को सशक्त करने का, समृद्ध बनाने का और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। एक अच्छी बात है कि बच्चे नेशनल प्लेयर बने हैं, हमारे वहां तक जा रहे हैं, खेल रहे हैं, स्टेट लेवल तक खेल रहे हैं और इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं। तो वो एक अलग बात है कि वहां तक बच्चे जा रहे हैं अपनी काबिलियत के बल पे, अपनी मेहनत के बल पर, और साथ ही हम लोगों का जो सहयोग होता है। तो वो सारे जो प्रयास हैं, इसका एक ही उद्देश्य है, हर बच्चा सुरक्षित हो, हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। आप अखबार उठा के देखिए पिछले 6 महीने का, आपको अक्सर ऐसी खबरें नजर आ जाएंगी कि दिल्ली पुलिस ने वहां पे कोई क्रिकेट खेला या सेना के सिपाहियों ने कहीं पे क्रिकेट खेला, हवाई जहाज वालों चलाने वालों ने, बैंक वालों ने क्रिकेट खेला या और एमसीडी के अधिकारियों ने क्रिकेट खेला। कहीं आपको देखने को कोई खबर अखबारों में नहीं मिलेगी। 6 महीने छोड़िए, मैं तो 1.5 साल का अखबार आप कह रहा हूँ, आप रिकॉर्डों में जाके देखिए, आपको किसी भी अखबार के दफ्तर में मिल जाएगा, आपको कहीं झुंगियों के बच्चों की क्रिकेट खेलने की खबरें नजर नहीं आएंगी। बेशक आप देख लीजिए और इज्जत करिए इनकी जहां पर आप बैठे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने शाहबाद डेयरी के वो बच्चे जिनके माँ बाप छोटे छोटे काम करते हैं, उसके तो माँ बाप भी नहीं है, झुंगियों में रहते हैं, उन बच्चों के साथ क्रिकेट का मैच करवाया, उसके विषय में दर्शकों को ये एक थोड़ा सा, क्योंकि जब से यहाँ से जो यहाँ कांड हुआ था, लड़की का जो मर्डर केस हुआ था, उस मर्डर केस के पास लड़कियां खासकर बहुत डरी और सहमी रहने लगी थी, स्कूल के लिए नहीं निकल पा रही थी, और सबसे दुख की बात ये थी कि उनका ड्रॉप आउट रेशो बढ़ने की स्थिति में नजर आ रहा था। इन सबको ध्यान में रखते हुए स्कूलों में भेजना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया था, बहुत कम जा रही थी और लड़कियां ज्यादातर छुट्टी कर रही थी। अब लड़कियों का पुलिस के साथ में कैसे संबंध हो, लड़कियों का कैसे विश्वास पुनः जगे, उसके लिए हम लोग दिल्ली पुलिस के साथ में बात किया और उस मैच को खिलाया गया। और अच्छा रहा कि दिल्ली पुलिस ने हमारा पूरा सपोर्ट किया और उस कारण से जो है लड़कियों का हौसला बढ़ा, समुदाय के लोगों का हौसला बढ़ा और आज वो लड़कियां सारी स्कूल में जा रही है। देख रहे हैं जो पोस्टर है, ये पूरा जो है आप देख सकते हैं, ये पोस्टर दर्शकों जी बोलते जाइए। ये जो है दिल्ली पुलिस के साथ में जो मैच में जो बच्चे शामिल हुए थे, उनमें से एक टीम का है, इस तरह की जो है 2 टीमें लगातार शामिल हुई थी और उन्होंने उनके साथ में खेला था। ये जो लड़कियां देख रही है सबकी सब सत्यलाल जी सब शाहबाद डेयरी की लड़कियां ही हैं। जी बिल्कुल, शाहबाद डेयरी की तकरीबन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली गरीब परिवार की लड़कियां हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं
और इन बच्चों का जो विकास है वो आज देखते बनता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपना जीवन नहीं बनाया है या अपने जीवन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये जो खेल रहे हैं ना, तो देश के हजारों बेटियों के लिए खेल रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे हैं। और ये प्रेरणा बनी है खासकर लड़कियों का, क्योंकि हमने 2 बच्चों से शुरुआत किया था और 2 से 3, 3 से आज जाकर लगभग 150 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे खेल में आगे आए हैं। तो ये लड़कियां ही प्रेरणा का स्रोत रही हैं और इनके कारण और आगे बढ़ रहा है। साथ ही जो है इस चीजों के लिए जो है खासकर ट्राई, जो चाइल्ड राइट्स न्यूज ट्राई का एक अच्छा सपोर्ट रहा है। लगातार हमारे साथ आज भी वो लगातार काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि इन बच्चों की जो कोई भूख एक बड़ी समस्या हमें नजर आई थी, और खासकर कोरोना काल के बाद हमने जब बच्चों के साथ में बात करना चालू किया, देखा कि बच्चे सुबह खाना खा के आ ही नहीं रहे, या फिर दोपहर का जो बैच आता है, क्योंकि आपने ये पहला बैच देखा है